हैं अक्लमंद को इशारा और अहमक को फटकारा। एक बात कही गई थी एक बड़े विशेषज्ञ द्वारा कि अगर एशिया में भारत चीन एक हो जाए ना तो फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें हिला नहीं सकेगी और पश्चिमी देश जैसे फायदा उठाते आए हैं वैसे उठा नहीं पाएंगे। हालांकि भारत और चीन का एक होना हर मुद्दे पर तो संभव नहीं ही दिखता है, दूर दूर तक नहीं दिखता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि 27 देशों के खिलाफ भारत, चाइना, तुर्की, ब्राजील ऐसे देश इकट्ठा खड़े हो गए हैं जो देश एक दूसरे के जानी दुश्मन माने जाते हैं। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ F-35 की तरफ नहीं बल्कि जापान भारत के एमका की तरफ बढ़ रहा है। आखिर एमका में क्यों रुचि ले रहा है जापान, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत की बढ़ती हुई ताकत से घबरा सा रहा है पश्चिमी दुनिया भी और यूरोपीय देश भी। एक समय था जब पश्चिमी देशों को और यूरोपीय देशों को ऐसा लगता था जैसे उन्होंने जो कह दिया वही ब्रह्म लकीर है, उसको बिल्कुल भी हराया नहीं जा सकता है, हटाया नहीं जा सकता है, उनकी ही बात चलेगी। क्योंकि अब तक ऐसा होता आया था पर अब ऐसा नहीं हो रहा है। भारत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। भारत ने अब स्टील उद्योग में भी तेजी ला दी है और धीरे धीरे भारत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को पकड़ रहा है। यूरोपीय देशों में भी भारतीय स्टील जा रहे थे, जिसके बाद यूरोपीय देशों ने भारत को सबक सिखाने के लिए एक तो पहले भारतीय स्टील के ऊपर लगा दिया टैरिफ और कुछ दिनों तक ये मामला चला। भारत ने खासा रिएक्ट नहीं किया पर इसके बावजूद भारतीय स्टील की सेल बढ़ती चली गई। तब यूरोपीय देशों ने इस टैरिफ के ऊपर भी टैरिफ लगा दिया। ये वो क्षण था जब भारत थोड़ा बौखलाया और भारत ने यूरोप से बात करनी शुरू कर दी। पर यूरोपीय देश रुकने वाले कहाँ थे। यूरोपीय देशों ने देखा कि नहीं, अभी भी मामला बन नहीं रहा है, भारत के ऊपर हमारा दबाव काम नहीं कर रहा है, भारत हमारे कब्जे में नहीं आ रहा है। वैसे आपको बता दें इन दिनों भारत को दबाव में लाने के लिए एक नहीं कई चीजें की जा रही है। अब टैरिफ पे टैरिफ लगाने के बाद एक नया टैक्स लगा दिया गया, कार्बन टैक्स। यानी कि जो स्टील बनाने वाली फैक्ट्रियां कोयला का इस्तेमाल करती हैं उससे कार्बन उत्सर्जित होता है और कार्बन देश दुनिया के लिए खतरनाक है, वायुमंडल के लिए खतरनाक है। तो जो भी देश कार्बन उत्सर्जित करेगा और उसकी कंपनियां हमारे यहाँ कुछ बेचेंगी तो उस पे हम लगा देंगे कार्बन टैक्स। अब इसके बाद जब तीन तरह के टैक्स लगेंगे तो क्या भारतीय स्टील यूरोप में बिकेगा? ये इतना महंगा हो जाएगा कि लोग इसे खरीदना ही नहीं चाहेंगे। साफ तौर पर दिख रहा था कि ये एक ऐसा मामला है जिस मामले के तहत भारतीय उद्योगों को बड़ा झटका देना चाह रहा है यूरोप। पहले तो खुशी हुई थी कि भारत और यूरोप के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा और भारत को एक बड़ा बाजार का मार्केट एक्सेस मिल जाएगा और शायद यूरोपीय देशों ने भी यही सोचा था कि भारत बिल्कुल भी हमारे खिलाफ नहीं जाएगा, ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगा। पर भारत सहित कई सारे देश पहुंच गए WTO में इसके खिलाफ और भारत को समर्थन मिल गया चाइना, तुर्की, साउथ कोरिया, ब्राजील जैसे देशों का, जो इस तरीके के टैक्स लगा रहे हैं यूरोप। ये मनमानी नहीं होनी चाहिए, इनसे रोकनी चाहिए इस चीज को लेकर। एक तो जहां सपोर्ट मिला वहीं भारत ने अब एकदम से क्लियर कर दिया है। भारत ने ये कहा है कि बाद में हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करेंगे। जो नए टैक्स हैं, नए नियम कानून आपने बनाए हैं, पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं, पहले उसे सुगम बना लेते हैं, तब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करेंगे। खैर, भारत का ये कदम बेहद जरूरी था और आजकल भारत सबके सुर बदलने में माहिर हो गया है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के देश, खास तौर पर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका कभी अपने से आगे किसी को आने देना नहीं चाहता है। आज भारत की जरूरत है अमेरिका को, इसलिए सच्चाई यही है कि अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए वो भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी बना रहा है, पाकिस्तान से दूरी बना रहा है। अगर भारत बेहद खास होता अमेरिका के लिए तो ऑकुश डील में भारत को भी शामिल जरूर करता। ऑकुश डील के तहत 3 देशों के बीच जो महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी थे उस टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो रहा था, जैसे कि न्यूक्लियर सबमरीन्स
और ये 3 देश उसने चुना, ऑस्ट्रेलिया, जापान और खुद को, भारत को इसमें शामिल नहीं किया। इस बात को चाइना ने भी उठाया था और ये बात सच है। जो बात सच है वो सच है कि यूरोपीय देश हो या पश्चिमी देश हो, जल्दी भारत को कोई प्राइम टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भारत आगे नहीं निकल सकता है। भारत बहुत तेजी से आगे निकल सकता है। जापान के पास अमेरिकी विमान F-35 का सीरीज है, लेकिन जापान F-35 से बिल्कुल भी खुश नहीं है। जापान के पास F-2 फाइटर जेट भी हैं, पर F-2 फाइटर जेट काफी पुराने हो चुके हैं और इन फाइटर जेट को लेकर एक बड़े युद्ध की तैयारी करना संभव नहीं है। जापान भी अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता है और हाल के दिनों में हमने देखा, खास तौर पर तब जब डिफेंस बजट अंधाधुंध बढ़ोतरी कर दी जापान ने। डिफेंस बजट में जिस तरीके की बढ़ोतरी कर दी गई, इससे साफ हो गया कि जापान कई क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। आपको बता दें, जापान का जो F-2 है, इसके अपग्रेडेड वर्जन पर काम चल रहा है और जापान एक अत्याधुनिक फाइटर जेट बनाना चाहता है। जापान को जगाना कई विशेषज्ञ मानते हैं कि एक बहुत बड़ी गलती है। जापान का फाइटर जेट जिस दिन दुनिया में आया, उस दिन देखने वाले देखते रह जाएंगे, एक्सपर्ट ये भी मानते हैं, क्योंकि पिछले विश्व युद्ध में जापान ने अपनी भूमिका दिखलाई थी। हाल ही में भारत और जापान के बीच साझेदारियां भी बढ़ रही हैं और हमने देखा पहली बार ऐसा हुआ जब भारत और जापान की वायुसेना ने युद्धाभ्यास किया, वो भी सुखोई विमानों के साथ। ये बढ़ती हुई साझेदारी को ही दिखा रहा है। हालांकि इस साझेदारी के बाद अब एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अभी बात कहें कि दुनिया का सबसे अच्छा फाइटर जेट कौन सा है, तो यही निकल कर आएगा कि F-35। लेकिन आपको बता दें, जापान एमका के ऊपर भरोसा ज्यादा दिखा रहा है। जापान के एम्बेसडर हैं इंडिया में संतोषी सुजुकी। इन्होंने कहा है कि भारत के साथ जापान मिलकर को डेवलपमेंट करना चाहता है, को मैन्युफैक्चर करना चाहता है। जापान का F-2 विमान 2030 में रिटायर हो जाएगा और जापान चाहता है कि एक छठी जनरेशन का फाइटर जेट बनाया जाए। वैसे जापान भारत के एमका प्रोग्राम में भी मदद कर सकता है। साथ ही साथ यूके, इटली के साथ मिलकर एक छठी जनरेशन का फाइटर जेट बनाना भी चाहता है। वैसे एमका को लेकर जिस तरह का प्रस्ताव जापान ने दिया है, ये प्रस्ताव बहुत ही अच्छा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या एमका के प्रोडक्शन में जापान के साथ मिलना चाहिए या मदद लेनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।